सबसे पहले इनकी बात करें तो कैसे, क्या ये पाई बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा, 3 3 6 2 8 और 2 क्या 10 अल्फा है कि नहीं? इतना पहचान लेते हो ना 3 3 कैसे? हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या पढ़ रहे थे? सभी लोग ध्यान से सुने। और हाइपर कॉन्जुगेशन में उसके एप्लीकेशन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, है ना? और उसके एप्लीकेशन में पहला हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बन फ्री रेडिकल। तो आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए लिखे बेटा। हमने लिखवा था आपको कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, क्या बोला था बेटा? प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। यानी कहने का मतलब यह है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा हो। लास्ट क्लास में हमने कार्बोकैटायन की चर्चा करी थी। और कार्बोकैटायन की बात करें तो बड़ा ध्यान सुनना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH2 पे प्लस, यहाँ पे दे दिया बेटा, ध्यान सुनना। ये कार्बन आपके सामने बनाया है, दिस इज द कार्बन। तो ये पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। और हमने आपको बताया था कि बेटा ध्यान सुनना, ये चरखे की तरह चलता है। बताया था नहीं बेटा? घुमाने के लिए तरीका, याद करने का तरीका बताया था, ट्रिक बताया था। जब इस वैकेंट p ऑर्बिटल के सामने ये CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आएंगे, इसके पैरेलल होंगे, तो क्या ये ओवरलैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? और ओवरलैप हो जाएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा CH3 CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। लेकिन अगर मैंने आपके सामने लिख दिया CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। बेहतरीन जवाब है, नहीं करेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वेरी गुड। उससे क्या होगा बेटा? ध्यान सुनना। हमने आपके सामने ये देखो बेटा, ये कार्बन है, ये और ये H है, ये H है और ये H है, बना दिया। क्या ये बनाया कि नहीं बेटा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ऊपर वाले केस में जब अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सा कार्बन हो गया? sp3 कार्बन। ये जब इस p ऑर्बिटल के पैरेलल आ रहा है, कैसा आ रहा है? पैरेलल आ रहा है। तो क्या ओवरलैपिंग नजर आ रही है कि नहीं आ रही? एंड ड्यू टू दिस ओवरलैपिंग इंटरेक्शन होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। लेकिन क्या ये वाला हाइड्रोजन इस p ऑर्बिटल के कभी पैरेलल आ पाएगा? नहीं, क्योंकि ये कैसा है? 120 डिग्री बॉन्ड एंगल है कि नहीं? और इस सारे ये प्लेन में बेटा, कैसा है? प्लेन है। क्या ये इसके परपेंडिकुलर है कि बेटा? बोलो। और ड्यू टू परपेंडिकुलर, ध्यान सुना, 90 डिग्री है कि नहीं बेटा? बोलो। ये परपेंडिकुलर होने के कारण कभी इससे इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। और अगर कभी इससे इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो ही नहीं करेगा। अब रीजन समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन कल पूछ लो कि बताओ ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा? यस, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। रीजन पूछ लो, जवाब दे दोगे। व्हाई CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट शोइंग? बिकॉज p orbital is perpendicular to hydrogen. Why this is showing? क्या हो जाएगा? पैरेलल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बेस्ड आएंगे तो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो इसको भी आप कहीं बना लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ, ये डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन, डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। नहीं, अलग से डब्बा बना लो। पिछले वाला था ना, हाँ, छत पे बना लो। पिछले वाले भी हेडिंग के आगे आता तो हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं।
बेटा ध्यान समझिएगा, सुनो, स्टॉप राइटिंग। जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतनी ज्यादा क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी। अब अल्फा एच कैसे देखें? अल्फा एच देखने का तरीका क्या है? इस एल्कीन को कर लो डब्बे में बंद, इसको डब्बे में बंद कर लो। इससे डायरेक्टली, डब्बे से डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होगा उसे क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो बेटा क्या अल्फा कार्बन 4 नजर आ गए कि नहीं आ गए? उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी है कि नहीं बेटा? काउंट करो कितने, 3 3 6 3 9, 3 बार 12 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने होंगे बेटा? 3 3 6 और 3 9 अल्फा एच हो गए। इसके पास कितना होगा बेटा? 3 और 3 6 अल्फा एच हो। इसके पास बता बेटा कितना हो गया? 3 और 3 6 अल्फा एच हो गए। इसके पास बेटा 3 और 3 6 अल्फा एच हो गए। यहां पर बेटा क्या है? 3 अल्फा एच हो गए, यहां 0 अल्फा एच हो गए। यानी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आप बता सकते हो 12 वाला 9 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, 9 वाला 6 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा, 6 वाला 3 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा और 3 वाला 0 वाले से ज्यादा स्टेबल होगा। यहां तो कोई डाउट नहीं है। यहां तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। अब प्रश्न आता है कि ये दो सब 6 6 और 6 वाले हैं, तो इसमें स्टेबिलिटी के बारे में हम कैसे पता करें? क्या आइडिया दे सकते हो? चलो इनको मैंने तीनों को यहां से उठाया और वापस से नीचे बनाया, एक्सप्लेन करने के लिए वापस से मैंने इनको नीचे बना लिया। अब बताओ क्या होगा? सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? बताओ। ये है 1, ये है 2, ये है 3। कितने लोग करें 1 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, मैक्सिमम जनता 2 के साथ। 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 वाला कोई नहीं है 3 के साथ। 3 वाले अब 3, अरे वाह, थैंक यू। कहीं ना कहीं तो मास्टर की हेल्प करोगे ही। आओ बेटा ध्यान सुने, इसको मैं कई मेथड से समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहला मेथड क्या है? जो कि एक्सपेरिमेंटल है, जो कि रियल मेथड है, जो कि अगर एग्जाम में आ जाए तो वही लैंग्वेज लिख कर आएगा और आपसे वही पूछा जाएगा, विच इज मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होता है जिसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम होता है। हीट ऑफ कंबस्शन क्या आएगा? आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। लेस हीट ऑफ कंबस्शन क्या हो गया? तो ये आइसोब्यूटाइलिन, ट्रांस टू ब्यूटीन और सेस टू ब्यूटीन का जब हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, हीट ऑफ कंबस्शन निकाला, तो सबसे कम किसका आया बेटा? बोलो। दिस इज द लेस हीट ऑफ कंबस्शन। और जिसका हीट ऑफ कंबस्शन सबसे कम होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आइसोब्यूटाइलिन सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये तो हमने आपको बता दिया। लेकिन ये खाली एक एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट के डेटा से हमने आपको समझा दिया। लेकिन अब आपके लेवल पे कैसे समझाया जाए, जहां पे सर बेटा हमको ना सर पता हो और हमें जवाब देना है, तो इसके हम आपको 4 मेथड बताएंगे। पहला मेथड हो गया, इसका लेस हीट ऑफ कंबस्शन होता है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और ट्रांस और सिस की स्टेबिलिटी तो आप जानते हो। दूसरा सुनना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये आपके सामने जो बना है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बेटा ध्यान से देखिएगा, CH2H लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात आई थी तो याद करिए पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये H है, ये क्या होता है? ये इधर पोलराइज होगा, ये इधर होगा कि नहीं बेटा? बोलो। ये पाई स्टार ABMO याद है कि नहीं बेटा? CH सिग्मा। तो क्या फॉर्मेशन होता था? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पर नेगेटिव, और यहां पे क्या आ जाता था बेटा? पॉजिटिव चार्ज। यानी जहां पर ये CH सिग्मा बॉन्ड होगा उसके अल्टरनेट, बगल वाले में नहीं बेटा, बगल वाले में नहीं, अल्टरनेट एटम पर कौन सा चार्ज बन जाएगा बेटा? नेगेटिव। ये की पॉइंट सुनो, यहां एस था कि नहीं बेटा? बोलो। ये बॉन्ड टूटेगा और अल्टरनेट पर नेगेटिव दिखेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और अल्टरनेट पर नेगेटिव दिखेगा, अरे है ना? तो सेम, यानी जो अल्फा एच हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अल्फा एच के अल्टरनेट कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव। क्या इतनी मेरी बात समझ में आया? तो साहब ध्यान सुनना, ध्यान से देखिएगा। अब जो हम आपके सामने बनाने जा रहे हैं, बताओ बेटा, अगर हमने कहा ये हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा है,
बताओ बेटा, तो क्या कार्बन यहां पे डेवलप होगा कि वहां, यहां पे डेवलप होगा कि नहीं होगा? कार्बन यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? नेगेटिव चार्ज। मैं इस अलग कलर से बना रहा हूं सिंबॉलिक, ताकि तुम, मैं अलग से ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूं, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं कि अगर यहां का ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बनेगा। एडजेसेंट की अल्टरनेट, तो अगर ये वाला इन्वॉल्व होगा तो क्या ये यहां पे बन जाएगा? बोलो है ना, यहां पे बन जाएगा। यहां पर होगा तो क्या बेटा ये वाला बनेगा नहीं बनेगा बेटा? ये बन जाएगा। अब ये कार्बनाइन कितने डिग्री का कार्बनाइन है? क्या ये 1 डिग्री का है कि नहीं बेटा? अरे बेटा पाई बॉन्ड टूट के CH2 माइनस बनेगा, बोलो। ये 1 डिग्री का, यहां पे बनने वाला 2 डिग्री और यहां पे बनने वाला 2 डिग्री। विच इज मोर स्टेबल? 1 डिग्री कार्बनाइन इज मोर स्टेबल, बोलो है ना? ये भी जवाब आ गया। अब दोनों ही 2 डिग्री हो गए। जब दोनों ही 2 डिग्री हो गए तो बताओ सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस। ड्यू टू लेस टन। अरे है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? नो डाउट। तीसरा मेथड सुनो। तीसरा मेथड ये है कि जब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो क्या हाइपर कॉन्जुगेशन का डायरेक्शन ये होगा कि नहीं होगा बेटा? बोलो। और अरे CH3 से देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? क्या CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? बोलो। और अगर नीचे वाले अल्फा से देखो तो क्या ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आप इसका वेव फ्रंट बनाते हो, जैसे आप पढ़ते हो ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पढ़ा है ना? इलेक्ट्रॉनिक वेव फ्रंट बनाते हो तो बेटा क्या ये इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाले अल्फा एच के कारण, और नीचे वाले अल्फा एच के कारण क्या इस डायरेक्शन में होगा? यहां देखो इस वाले अल्फा एच के कारण क्या ये डायरेक्शन होगा? और इस वाले अल्फा एच के कारण क्या ये डायरेक्शन होगा? इस वाले अल्फा एच के कारण क्या ये डायरेक्शन होगा? और इस वाले अल्फा एच के कारण क्या ये डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप देख सकते हो ऐसा कौन सा कंडीशन है जहां दोनों वेव फ्रंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? फर्स्ट वाले में कंस्ट्रक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज मोर स्टेबल। कहां अपोज कर रहे हैं? बाकी दोनों में अपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये भी अपोज, ये भी अपोज। तो अगर अपोज हो रहा है तो फिर से हम लोग दोनों में अपोज हो रहा है तो वापस से किस पे जाएंगे? सीस और ट्रांस में ज्यादा कौन है? ट्रांस इज मोर स्टेबल। 3 बता दिए कि नहीं बता दिए बेटा? ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, एग्जाम में तीनों काम में नहीं आएंगे। चौथा एसिड इफेक्ट देखो। हाँ, ध्यान सुनना और देख लेना, यही काम में आएगा आपको। बस इतना याद रखना, इसमें लेस हीट ऑफ कंबस्शन होता है। एक चाय की कंपनी है, अपन चाय वाला आदमी, तो चाय पे अपन बात करता है। एक चाय की कंपनी, आप लोग नाम सुना, इसका नाम है ITC। सुना है कि नहीं सुना बेटा? कितने लोग सुना? ईमानदारी से हाथ उठाओ, बस इतना बहुत है। चाय कंपनी का नाम है ITC। आंसर है ITC, खत्म। I का मतलब आइसोब्यूटाइलिन, T का मतलब ट्रांसट्यूब्यूटिन, C का मतलब सिस्टोब्यूटिन। दिमाग लगाना नहीं एग्जाम में। इतना समझाने के बाद जानते हो सीधे एग्जाम में कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? ITC। याद रहे नहीं याद रहेगा? तो तुम्हें लास्ट में ही याद ही रहेगा। मैंने कहा 4 मेथड बताऊंगा। ऑर्डर ये हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ऑर्डर ये हो गया। तो यानी अब मैं अगर आपसे अब पूछूं तो दिमाग तुम्हें तभी लगा लेना चाहिए था कि मास्टर इतनी मेहनत से ऑर्डर बनाया है, उल्टा सुल्टा थोड़ी ना ऑर्डर बनाएगा। कॉमन सेंस से तुम बोल देना चाहिए था कि सर ऑर्डर यही होगा। कौन मिटाएगा बार बार? अरे है ना, दिस इज द ऑर्डर। क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बना लीजिए। आराम से बनाइए, बहुत समय है। पहले ये वाला बना रहे हैं, बना चुके हैं? बनाओ बेटा, आराम से बनाओ। अभी कुछ बच्चे छठ त्योहार मना रहे हैं।
चलो बेटा, आराम से आगे बढ़ जाए। एग्जाम्पल नंबर, ये बेटा पूरा एक ही एग्जाम्पल चल रहा था, एग्जाम्पल नंबर 2 चलेगा। और इस एग्जाम्पल को आप लोग डब्बे में बंद कर लीजिए, टेस्ट में आ सकता है। तो सर यही तो आ जाए, अच्छी बात है, आईटीसी आंसर। देखते टिक करेंगे क्या, आईटीसी। सुने बेटा, सबसे पहले इनकी बात करें तो कैसे, क्या ये पाई बॉन्ड नजर आ रहा है कि नहीं बेटा? तो ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा, 3 3 6 2 8 और 2 क्या 10 अल्फा है कि नहीं? इतना पहचान लेते हो ना, 3 3 कैसे? कार्बन की वैलेंसी 4 करनी होती है, उतने हाइड्रोजन लगा लो। यहाँ बताओ बेटा क्या होगा? हाँ इसको देखो, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ 5 और 1 यहाँ है 6 अल्फा एच। यहाँ बताओ बेटा, इसके देखो बेटा, 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, टोटल कितने हो गए? 3 अल्फा एच। तो क्या स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा? नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा, स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अगले में ध्यान सुने, आहा यहाँ कौन है? रेजो के आने से अब अल्फा एच की औकात ही खत्म हो गई, बात ही नहीं करना है। रेजो के आने से इसकी स्टेबिलिटी, यहाँ रेजो यहाँ पे नो रेजो, अरे बोलो है ना, बात ही नहीं करना है। चलो अगला क्वेश्चन जवाब दो। अच्छा ये कौन सा वाला है? ये ट्रांस वाला है, अरे बोलो, बताया था आपको। और जे कौन सा वाला है? ये सिस वाला है। बताओ ए और बी में कौन कह रहा है बी इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल। अरे जवाब तो दो रे, फिर से। बी इज मोर स्टेबल वाले हाथ उठाओ, ए इज मोर स्टेबल, हाथ उठाना, बोलना नहीं है। और इस तरह से क्लास को मास्टर सुलटाते हुए एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई में पढ़ाया था, याद करो। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड में 8 से 11 सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। सर वो तो आपने जीआई में पढ़ाया था, आप जियोसिम कैसे पूछ सकते हैं? अच्छा काउंट करो जरा, यहाँ पे, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है। और 8 से 11 कौन ज्यादा स्टेबल होता है? सिस इज मोर स्टेबल। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? और इस तरह से क्लास को मास्टर सुलटाते हुए डायरेक्ट इसको टेस्ट में देना चाहिए था, गलती हो गई। डायरेक्ट देना था टेस्ट। याद रखना बेटा, अगर साइकिल नहीं है, क्या बोला? साइकिल नहीं है तो कहाँ गए हो भाई? जे। इधर देखो बेटा, ये कौन सा है? दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बट साइक्लिक है तो कंडीशंस अप्लाई। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड के विद रिस्पेक्ट में कंडीशंस अप्लाई। 8 से 11 सिस इज मोर स्टेबल और 12 एंड अबव इज ट्रांस इज मोर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे मत करो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया होगा, 2A हो गया होगा, 2A 2ABC हो गया होगा, अरे है ना। चलो हाँ बेटा बोलो, कैसे हो बेटा? याद कर लेना, ये एंडोसाइक्लिक विथ एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। और अगर तुम्हें लग जाए कि नहीं, भूल जा रहा है, तो नीचे एक नोट लिख लेना, जीआई में रिवाइज करो। और आज जाके जीआई में रिवाइज करो, सब चीजें लिख लेनी चाहिए खुद से। कंडीशंस है, ये कॉन्जुगेटेड डाइइन है, रेजोनेंस चल रहा है कि नहीं बेटा इसमें? तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? ए। अच्छा अब है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड में लगातार पाई बॉन्ड। क्या यहाँ पाई पाई में रिपल्सन होगा कि नहीं होगा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन काउंट में आजू बाजू क्या है? रिपल्सन। तो रिपल्सन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। किसकी तुलना में? सी की तुलना में। ए तो सबसे आगे हो गया, तो ए की तुलना में कम क्या हो? तो आगे, जब वो सबसे आगे तो बाकी तो सब पीछे ही हैं। बुद्धि लगा रहा है, ए की तुलना में कम हो गया। अरे जब ए सबसे आगे है तो बाकी तो सब पीछे होंगे, तो अब तो दिमाग भी और सी में देखना है। तो पाई पाई इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन के कारण सी की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी कम। अरे बोलो, तो क्या आ जाएगा? ए के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद आ जाएगा बी।
बुद्धि लगाया बंदे ने। चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, H effect on benzene ring. H effect on benzene ring. एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम लोग। एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन या एल्काइल एरीन, एल्काइल बेंजीन या एल्काइल एरीन भी क्या शो करते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन। बना लो मेरे साथ, एक साथ डिस्कस करेंगे। बेटा बना लो जल्दी से, आपको बनाने का पूरा समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? पूरा समय दे रहे हैं। बड़ा ध्यान सुनो। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एच इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर एच इफेक्ट की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान समझना। ये हमने लिया एल्काइल बेंजीन। अगर हम केवल एल्काइल बेंजीन की बात कर रहे हैं तो हम किसके रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं बेटा? बोलो। प्लस एच के रिस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। केवल एल्काइल बेंजीन ले लिया तो हमने किसकी बात कर लिया? प्लस एच के रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं। ये है एल्काइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन से अटैच जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन sp3, और इस पर तीन क्या कितने अल्फा एच नजर आ रहे हैं बेटा? 3 अल्फा एच नजर आ रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन आपने बनाना सीखा है। क्या होगा ये बेटा? CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे कि नहीं आएंगे? ये बॉन्ड इधर जाएगा और H प्लस निकल गया। यहाँ पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। याद करो, CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल में ओवरलैप करते हैं कि नहीं करते हैं? अब जैसे ये हुआ, रिंग पर चार्ज कौन सा आ गया? निगेटिव। एक बार रिंग पर चार्ज निगेटिव आ जाए फिर वहां से हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं चलता। फिर वहां से कौन सा इफेक्ट चलने लगता है बेटा? बोलो। रेजोनेंस। क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नजर आने लग गया? आगे क्या बना दोगे? ये इधर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। कैसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा? तो इस तरह से देखते हो निगेटिव चार्ज कहां कहां बन रहा है? आर्थो और पैरा पर। एक H प्लस के कारण ये इफेक्ट नजर आ गया। कितने H प्लस इसके पास? मतलब एक H प्लस का मतलब प्लस H इफेक्ट, H प्लस H इफेक्ट, और जो H प्लस के फॉर्म में निकल गया। एक अल्फा हाइड्रोजन के कारण ये इफेक्ट नजर आ रहा। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसके पास? 3 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? अपना घूमता रहेगा और अपना क्या नाम होता? हाइपर कॉन्जुगेशन होता रहेगा। तो क्या प्लस M की तरह ये भी आर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं? यस। क्या रिंग पर निगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या फास्ट अटैक करेगा कि नहीं करेगा बेटा? जैसे M इफेक्ट पढ़ा था वैसे तो H इफेक्ट भी चल रहा है। तो बता सकते हैं क्या रिंग एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग? तो लाइक प्लस M इफेक्ट प्लस H इफेक्ट इज आल्सो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। बस फर्क क्या है? प्लस M स्ट्रांग होता है किससे? प्लस H से। यहां देखो बेटा, CCl3 माइनस H पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था?
रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एक बार रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए फिर वहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है। क्या ये इधर होगा कि नहीं होगा? अगला पॉजिटिव यहाँ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बात समझ में है? सारे बनाने की जरूरत नहीं है, अल्टरनेट एटम से भी आप घुमा सकते हो, ट्रिक बताया था जो। तो कुल मिलाकर क्या माइनस एम की तरह आर्थो और पैरा पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बताओ क्या इलेक्ट्रोफाइल कहाँ के अटैच होगा? मेटा पर। तो क्या मेटा डायरेक्टिंग हो गया कि नहीं हो गया? और रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यानी एक्टिवेट कि डीएक्टिवेट, लेकिन माइनस एम ज्यादा होगा किससे? माइनस एस। कुल मिलाकर काम उसी तरह से चल रहा है जैसे किसमें चल रहा है? एम इफेक्ट की तरह, लेकिन थोड़ा वीक होता है। एच इफेक्ट वीक होता है एम इफेक्ट की तुलना में। वाई? इधर देखो, ये रेजोनेंस है और ये क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस में पाई पाई कॉन्जुगेशन या पाई पी कॉन्जुगेशन होता है, इसमें सिग्मा पाई या सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। याद करो कार्बोकैटायन में फ्री रेडिकल में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और एक किससे पढ़ा था हमने? एल्कीन में। पाई या पाई स्टार भी बोल सकते हैं। समझ में आई नहीं आया? तो यहां पर पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में वीक बॉन्ड, तो इजिली डिलोकलाइजेशन पाई का कि सिग्मा का, जिसका इजिली डिलोकलाइजेशन उसका इफेक्ट भी स्ट्रांग, इसलिए रेजोनेंस इज स्ट्रांग देन हाइपर कॉन्जुगेशन। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, एम इफेक्ट की तरह ये भी वही है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। तो आर्थो और पैरा पर क्या है बेटा? सेम। आर्थो पैरा पर है सेम, मेटा पर क्या है? जीरो। आर्थो पैरा पर सेम, मेटा पर क्या है? जीरो। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है? आर्थो पर सबसे ज्यादा, फिर मेटा पर, और फिर क्या है? पैरा पर। यहां तक डाउट कि नहीं है? डाउट बना लीजिए बेटा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन हमने और सम चीज कंप्लीट कर लिया। हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड चीजें यहां पे हो चुकी हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक पेन से लिख लो बेटा। यहां पे एक मिसप्रिंट है, इसको सही कर लें। ये पाई बॉन्ड आगे गया है ना बेटा, बोलो। तो यहां आ जाएगा कार्बन की वैलेंसी 4 करो ना, 3 कैसे? मिसप्रिंट है वो। जे 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 बना लेना। अरे जे वाला है ना, गोला नहीं बनाना है। हाँ, बना लिया बेटा। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग, छोटे छोटे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। बेटा इसके बाद आई थिंक पूरा एक कंप्लीट लेक्चर नहीं लगेगा। आज के लेक्चर के बाद 2 टॉपिक रह जाएंगे छोटे छोटे। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। यू नो क्वेश्चन प्रैक्टिस? मैं बोर्ड भर भर के क्वेश्चन दूंगा और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे इफेक्ट लगेंगे एक साथ, सारे इफेक्ट जितना पढ़ा है आज तक। बोला था ना आपसे, बस वो आने वाला है, उसमें बहुत एंजॉय करेंगे अपन। चलिए अगला हेडिंग डालिए, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। HOH कंसेप्ट कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। कैसा बेटा? मेंटल नहीं बेटा, एक्सपेरिमेंटल। एंड दिस इज कॉल्ड एज, यहां पे होगा क्या? हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। वैसे जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं अभी 3 टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे बैक टू बैक। एक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फिर है हीट ऑफ कंबस्शन, और फिर है रेजोनेंस एनर्जी। ये तीनों के बारे में आपको डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में। किसे बेटा? केमिकल फिजिकल केमिस्ट्री के केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, और इस पर बेस्ड कैलकुलेशन भी कराए जाते हैं। तो कैलकुलेटिव पार्ट हम यहाँ स्टडी करने वाले नहीं हैं। वो कहाँ स्टडी करेंगे आप? फिजिकल केमिस्ट्री। नहीं तो कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी स्टडी करना, वहाँ पे भी स्टडी करना, टाइम का लोड ज़्यादा हो जाना। अरे है ना? हाँ, पहले मैं करवाता था इस पे कैलकुलेशन, लेकिन चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सेम चीज़ कराई जाती है इसलिए आप ज़्यादा समझदार हो। अरे है ना?
तो लिखो थ्योरेटिकल पार्ट में यहाँ पे पढ़ो बेटा क्या है, लिखो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, amount of heat evolved, amount of heat evolved during एक ही बार लिखना, amount of heat evolved during complete hydrogenation, during complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated hydrocarbon, complete hydrogenation of 1 mole of unsaturated 1 mole of unsaturated hydrocarbon in the presence of metal catalyst, in the presence of metal catalyst is called HOH, is called HOH, is called HOH। ब्रैकेट में लिखिएगा बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सेम चीज आपको वहां भी बताया जाएगा जब आप फिजिकल पढ़ोगे। तो इधर सुनना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कितना मोल? 1 मोल। इंपॉर्टेंट अंडरलाइन 1 मोल। 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराते हैं, और जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट बनता है एल्केन। क्या बनेगा? एल्केन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराने में जो एनर्जी रिलीज हुई, इवॉल्व हुई, उसी एनर्जी रिलीज को, उसी इवॉल्व एनर्जी को ही क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा है? एक्सो। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमने ले लिया 1 मोल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इस पर हम एडिशन कराने जा रहे हैं किसका बेटा? H2 का। H2 का 1 पाई बॉन्ड है तो 1 मोल H2 लगेगा, 2 पाई बॉन्ड आएगा तो 2 मोल ऑफ H2 लगेगा। अरे है ना? तो 1 मोल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा याद रखो, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ये क्या हो गया आपके सामने? दिस इज कॉल्ड एज मेटल कैटलिस्ट। इनके प्रेजेंस में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसा होगा बेटा? पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, CH2 CH2 पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये देखो बेटा, पाई बॉन्ड क्या हो चुका है? ब्रेक। और ये H लग जाएगा यहां और यहां। अब ध्यान समझना, ये है हमारे सामने H। यहां देखो बेटा, ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है बेटा? बताओ। पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यहां कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही होगी कि नहीं लग रही होगी? बॉन्ड ब्रेकिंग, एंडोथर्मिक। अरे ना, किंतु परंतु लेकिन क्या 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग जा रहा है, 2 स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नेट क्या होगा? नेट क्या होगा? एक्सोथर्मिक। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन तो क्या होता है? रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक। क्या मेरी बात समझ में आया? इसीलिए डेल्टा H क्या है यार? एनर्जी रिलीज। या तो प्लस करके साइन लिख दो हीट, या फिर अलग से भी लिख सकते हो डेल्टा H क्या होगा बेटा? इसका निगेटिव। डेल्टा H क्या होगा? इसका निगेटिव। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 मोल यानी 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा, H2 जुटेगा तो एनर्जी रिलीज हो गई कि नहीं होगी? तो ऐसे अगर पाई बॉन्ड ज्यादा तो H2 का एडिशन भी ज्यादा, तो एनर्जी रिलीज भी। मेरी बात समझ में नहीं आया? तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर पाई बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो तो HOH की वैल्यू ज्यादा आएगी? आहा, यानी बोल सकते हैं HOH प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ। किंतु परंतु लेकिन हर जगह लग जाता है, एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड लाइक। एग्जाम्पल में जो हमें देखना है एक, वो क्या हो गया? बेंजीन। यहां थोड़ा लोचा होता है, आएगा तो देखेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले HOH प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। भाई बेटा, 1 पाई बॉन्ड टूटेगा तो H2 का एडिशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो 2 पाई बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एडिशन होगा।
तो जितने ज़्यादा H, वो जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड टूटेगा उतने ज़्यादा H2 एडिशन होगा, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन किसके केस में फेल हो जाता है? हाँ, ये आएगा तो हम इसकी चर्चा करेंगे। अब इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया तब क्या करेंगे? देन HOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बेटा बोलो? स्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा हम इसको रफ एग्जांपल समझाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास दो एल्कीन हैं, A और B, बहुत सारे मान लो पाई बॉन्ड हैं, डाइन ट्राइन कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा है, A की स्टेबिलिटी B से ज्यादा है। तो बेटा ध्यान सुना, मान लिया इसमें 3 पाई बॉन्ड हैं और इसमें भी कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 पाई बॉन्ड। मान लो दोनों में 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन इस वाले पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी इस वाले पाई बॉन्ड से क्या है? ज्यादा है। तो दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। पहला, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, ए वाला ज्यादा स्टेबल है, तो ए मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? कम की ज्यादा? कम। भाई स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। जब ए मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है तो उस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? कम। तो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? बी की। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर ही एनर्जी कम है उस पर H2 एडिशन के बाद एनर्जी निकलेगा भी कम, एनर्जी कम निकलेगी कम, तो HOH कम, यानी ए का HOH क्या हो गया? कम। और इससे भी इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। यहां पर ये ज्यादा स्टेबल क्योंकि है, क्योंकि पाई बॉन्ड में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टेबिलिटी क्या हो सकता है? इसमें रेजोनेंस चल रहा हो, ए में रेजोनेंस चल रहा होगा तो पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी? आप तो ऐसा सोच सकते हो कि रेजोनेंस के कारण सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ी, यानी एनर्जी कम हुई है। सिस्टम की एनर्जी कम है तो एनर्जी अगर कम है तो निकलेगी भी कम आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या ऐसे सोच सकते हो कि उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना टफ होगा। ये ज्यादा आसान लग रहा है, ये लैंग्वेज ज्यादा आसान है। हमें उसी लैंग्वेज को यूज करना चाहिए जो बच्चों को समझ में आसानी से आ जाए। तो इनमें तीनों पाई बॉन्ड में क्या है? रेजोनेंस चल रहा है। मान लो रेजोनेंस चल रहा है, H2 दिख रहा होगा, कहेगा नहीं साहब हम किसमें हैं? रेजोनेंस में बिजी है, मेरे पास मत आना। ये कहेगा अकेले अकेले पड़े भाई आ जा, अपन निठल्ले पड़े हैं। हाँ, तो हंसी आ रही ना, क्या करे, अपना एग्जाम्पल सुन के हंसी तो आती है। तो ये क्या है बेटा? ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, H2 आ रहा है, आसानी से टूटेगा नहीं, तो कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी इनके स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए। मान लो 10 यूनिट की एनर्जी ये रिलीज करने वाले थे, 10 यूनिट की एनर्जी ये रिलीज करने वाले थे, लेकिन ये स्टेबलाइज हैं तो यहां थोड़ी एनर्जी लगेगी। यहां ये माइनस में था, ये माइनस में था क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहां मान लो +2 यूनिट की एक्स्ट्रा एनर्जी मुझे डालनी पड़ी, लगानी पड़ी इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इनके स्टेबलाइजेशन को ब्रेक करने के लिए। तो नेट कितना हो गया? -8 हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वैल्यू कितनी हो गई? कम हो गई। यहां की वैल्यू कितनी है? 10, यहां की वैल्यू कितनी है? 8। पाई बॉन्ड सेम है कि नहीं बेटा? तो वही तो बताया है, अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो HOH क्या हो जाएगा? क्या अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बना लीजिए।
हो गया। बेटा एक पेन से लिखो, जल्दी लिखो, दिवाली खत्म हो गई, अब एक पेन पे आ जाओ। ठीक है ना, दिवाली तक ठीक था, दो दो पेन यूज करते थे, तीन तीन यूज करते थे। सुनिए बेटा, खूब सारे एग्जाम्पल दे दिए आपको। सबसे पहले इधर देखें, कंपेयर HOH, तो बताओ किससे ज्यादा होगा? क्या ये ऑर्डर हुआ कि नहीं होगा? कैसे देख लिया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना ज्यादा HOH उतना भी ज्यादा।
यहां बताओ कैसे पता चला? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से देख लिया। बहुत से जवाब दे रहे हो। क्या यहां पाई बॉन्ड सेम हो गया? अब कैसे देखें? ये है मान लो पहला, ये हो गया दूसरा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम। तो अब जाएंगे किससे बेटा? बोलो स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है? क्योंकि इसके साथ कौन है? रेजो। तो अगर इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो HOH क्या इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं बेटा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इज मोर देन 1। यहां तो कोई डाउट कि नहीं है? डाउट? बेहतरीन जवाब। इधर आए बेटा। यहां बताओ 3 3 6 2 8 2 10 कितने अल्फा H है बेटा? इसके पास 10 अल्फा H है। इसके बाद वो 3 2 5 और 1 6, 7 वालों 6 है, 6 अल्फा H है। मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी तुम्हारी। यहां 2 और 2 4 अल्फा H। बोलो है ना? अच्छा पाई बॉन्ड दोनों यहाँ क्या था? सब जगह सेम। पाई बॉन्ड सेम था इसलिए हम क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या 1 2 3 है कि नहीं बेटा? तो HOH क्या हो जाएगा बताओ? 3 2 1। 2 कौड़े। कितने कौड़े का? 2 कौड़े। आओ साहब, क्या सभी जगह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है? कैसे देखोगे रे? कैसे देखोगे? अच्छा ये क्या है आपके सामने? ट्रांस। ये क्या है? सिस। ये सिस। और ये आपके सामने 1 ब्यूटीन। तो आप पहले अल्फा H बताओ। यहां कितने अल्फा H है? बोलो ले। 6 अल्फा H। यहां पे 6 अल्फा H, लेकिन यहां पे 2 अल्फा H। इतना तो समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी में सबसे पीछे कौन होगा? 3। अब ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अगर हम आपसे बात करें तो बड़ा ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? 1 then 2 then 3। तो HOH क्या हो जाएगा बताओ? 3 then 2 and then 1। कोई डाउट? नो डाउट। आओ साहब, पहले अल्फा H से हमने 3 को सबसे पीछे कर लिया। यहां अल्फा H सेम था तो ट्रांस और सिस में देख लिया ज्योमेट्री से। बोलो। आओ साहब। अच्छा अच्छा, इसके सामने कुछ नजर आ रहा है क्या? इसके पास रेजो है। रेजो कि नो रेजो? इसके पास नो रेजो। और ये कंपाउंड कैसा हो गया? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। हाँ, एंटी एरोमेटिक इज हाईली अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हो क्या? सबसे ज्यादा कौन होगा? 1 के बाद तो HOH का ऑर्डर बताओ। 2 then 3 दोनों। अपन टाइम पास कर रहे हैं, है कि नहीं बेटा? हाँ, एग्जाम में आ जाएगा तो साफ हो जाएगा। अभी टाइम पास हो रहा है। हमें कुल मिलाकर कुछ अपन कर नहीं रहे हैं, बस स्टेबिलिटी का उल्टा किए जा रहे हैं। अरे बोलो। आइए अगला जी, स्टार। मैंने बोला था एक्सेप्ट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। ध्यान सुनना। अगर बात करूं बेटा, देखो ध्यान सुनना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसको याद नहीं करना है, रटने मत लग जाना, कभी नहीं पूछूंगा मैं तो रट के आया हूं ताकि तुम्हें बता सकूं, तुम मत रटने लग जाना। तो ये किलोजूल पर मोल में डेल्टा H दे रखा है। देखो बेटा, ये माइनस में मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसकी HOH की वैल्यू दे रखी है। एक पाई बॉन्ड के कारण 120 किलोजूल पर मोल। तो 2 के कारण कितना होना चाहिए था? 240, लेकिन हो कितना रहा है? 232। 3 के कारण कितना होना चाहिए था? 360, लेकिन है कितना? मात्र 208। ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल ही आना चाहिए था। 1 के कारण हमने निकाल दिया एक्सपेरिमेंट से, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते चले गए पाई बॉन्ड से, लेकिन देखा तो बेटा आंसर कुछ और ही आ रहा था। यानी पाई बॉन्ड वाला रूल यहां पे क्या हो गया? फेल हो गया। कि जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा उसका HOH ज्यादा। फेल हो गया कि नहीं हो गया? यानी अगर मैं बात करूं तो आना क्या था? एक्सपेक्टेड कितना आना चाहिए था बेटा? एक्सपेक्टेड HOH क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था 1 2 3, बट दिस इज क्या है? ये क्या हो गया? रॉन्ग।
एक्चुअल HOH का ऑर्डर जो बन के आता है, वैल्यू सीधे बता दो ना बेटा, 2 के बाद 1, उसके बाद क्या आएगा 3, 2 1 3। अब हुआ क्यों होगा ऐसा? इधर देखो, ये 240 होना चाहिए था, लेकिन क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कि नहीं बेटा? दो तरीके से समझ सकते हो। रेजोनेंस स्टेबिलिटी से इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई? कम। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो एनर्जी भी रिलीज होगी कम, तो उसकी तुलना में कम रिलीज हो रही कि नहीं हो रही? या पाई बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है, पाई बॉन्ड स्ट्रांग हो गया तो H2 का एडिशन आसान नहीं है, और H2 का एडिशन आसान नहीं तो कुछ एनर्जी लगेगी। तो कितनी लग गई है? +8 लगी है कि नहीं बेटा? अरे आपने +8 लगाई होगी तभी तो ये बन के आया होगा कि नहीं आया होगा? +8 किलो जूल लग गई होगी, एक्सपेरिमेंट से पता चला। यहां कितनी आने चाहिए थे? वाह 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 वाह, 360 माइनस बोलता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस को, लेकिन आ रही है मात्र कितनी? 208। मतलब स्टेबलाइज नहीं है, घनघोर स्टेबलाइज है, खतरनाक चीज को तोड़ना इतना आसान। बहुत सारी एनर्जी पी जा रहा है, अब मात्र कितना निकल के आ रहा है? 208। यानी हम बोल सकते हैं कि एक वाला जो है वो 2 के पीछे चला गया कि नहीं आ गया? एक वाला 2 के पीछे आ गया कि नहीं आ गया? ड्यू टू एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजेशन। अरे बोलो, एरोमेटिसिटी स्टेबलाइजेशन करो। तो कुल मिलाकर आप दिमाग वहां पे लगा नहीं पाओगे। तो इसका सबसे आसान सा मेथड है, जुगाड़ है, मुझे तुम रट लो, मेमोरी टाइप रिजल्ट, मुझे तुम ही को रटना है। अरे नो, तो बेटा ये याद रखना कि हाँ बेंजीन का 2 वाले से क्या हो जाता है बेटा, ये और ये कभी मत रटना, ये वैल्यू कभी मत रटना। ये वैल्यू मैं केवल इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि यस ये ऑर्डर सही है। क्या इतनी मेरी बात से सहमत है आप लोग? बोला लिख लिया उधर वाला, ये लिखो, सब लिखो। इफ HOH ऑफ 1 butene is 30 kilocalorie per mole, then what will be HOH for 1,3-butadiene? For 1,3-butadiene पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 60, तीसरा है 57 और चौथा है 29। If HOH of 1 butene is 30 kilocalorie per mole, then what will be HOH for 1,3-butadiene? तो ना ये 1 ब्यूटीन है, एक पाई बॉन्ड के कारण HOH कितना आ रहा है? 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो 2 पाई बॉन्ड के कारण HOH शुड बी 30 into 2 दैट इज 60 किलो कैलोरी पर मोल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन क्या 60 आ पाएगा? इसमें कुछ कुछ हो रहा है, वो क्या है? ड्यू टू रेजोनेंस, बट ड्यू टू रेजोनेंस क्या जो HOH की वैल्यू होगी वो 30 से ज्यादा होगी और 60 से कम होगी कि नहीं होगी बेटा? 2 पाई बॉन्ड है तो 30 से तो क्या होगी? ज्यादा। एक पाई बॉन्ड वाले से तो ज्यादा ही होगी, लेकिन 60 भी नहीं होगी क्योंकि क्या है? रेजोनेंस। स्टेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बेटा? तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ने से HOH कम होगा। क्या कोई दिख रहा है? सी ऑप्शन। आंसर कितना हो गया? 57। बेटा 1 मिनट, अगर 55 होता तो 55 टिक करते, 56 होता 56 टिक करते, लेकिन 30 और 60 के बीच में वो एक ही देगा आपको, 2 नहीं देगा। 2 दे दिया तो फिर न्यूमेरिकल हो जाएगा, फिर उसको और भी डेटा देने पड़ेंगे, और भी बहुत सारे डेटा देने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, जो कि आपको केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व कराया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बोल दो ना। चलो साहब इधर आओ। अब इसी क्वेश्चन के प्रारूप को बच्चा हमने बदल दिया। ए बच्चा ध्यान सुनो, क्वेश्चन के प्रारूप को बदल दिया। मैंने बोला HOH ज्यादा किसका होगा, तो इतना तो पक्का पता है कि सेकंड वाले का फर्स्ट वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि उसके पास 2 पाई बॉन्ड है और इसके पास एक ही पाई बॉन्ड। यहां तो कोई डाउट कि नो डाउट? यहां तो कोई डाउट नहीं। लेकिन दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसने इस बार बोल दिया HOH पर मोल ऑफ H2 या HOH पर पाई बॉन्ड। क्वेश्चन के प्रारूप को तुरंत उसने बदल दिया। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ही बदल दिया उसने। अब क्या होगा, मान लो ये पहला वाला है और ये क्या है? दूसरा वाला।
ये क्या है 30 किलो कैलोरी पर मोल, अरे बोलो। और ये कितना मान ले सेकंड को 57 क्यों मानूं, मानना तो 56 नहीं मान लूं। अच्छा मानना है तो थोड़ा आसान मानो, वरना 57 लिखा हम तो वही मानेंगे। भाई तो 56 नहीं बेटा, मैं एक मिनट, तुम्हारे पर कोई भरोसा नहीं है, माना लेट सपोज, हाँ माना, समझ में आया, माना 50, तुम 54 मान ले यार, तू खुश रहे, लेकिन 30 से ज्यादा मानना। अब क्या है, अगर पर मोल की बात हो रहा है तो 30/1 एक पाई बॉन्ड पर मोल पाई बॉन्ड, या एक ही मोल H2 लगेंगे कि नहीं लेंगे इसमें, तो ये तो वैल्यू कितनी आने वाली है 30। लेकिन ये 2 पाई बॉन्ड के कारण है, 2 मोल ऑफ H2 के कारण 56 आया, तो पर मोल के साथ 56/2 आंसर कितना हो जाएगा 20। आहा, इस बार का आंसर बदल गया, पहला ज्यादा हो गया सेकंड से। तो क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो पर मोल H2 पूछ रहा है या पर पाई बॉन्ड पूछ रहा है, आंसर बदल गया तुरंत। अब बच्चा क्या होगा, अभी एग्जाम में मैं पर मोल H2 देंगे, बच्चा कहेगा ओह नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ध्यान ही नहीं देगा उसको, टिक करके चला जाए। इज इट क्लियर, बना लीजिए। छोटी छोटी चीजें बट इंपॉर्टेंट, हाँ या ना, हाँ। चलिए ऐसा करिए, लिख लिए, जगह छोड़ो, आप बहुत अच्छे हम, आई नो। चुन चुन कर क्वेश्चन लाए हैं मास्टर, हैं ये डाल दूं, बिकॉज 10 मिनट बचे हुए हैं और 2 टॉपिक है, एक ही हो पाएगा, कोई बात नहीं। चलो लिखो हीट ऑफ कंबस्शन, यार एक तो ये भी है ना इसमें, देखो मेरे साथ खेल खेल रहे, ये देखो कहाँ गया। हाँ अगला हेडिंग डालें बेटा, HOC, ये भी आपका होता है बेटा कैसा, एक्सपेरिमेंटल, कैसा, मेंटल नहीं रहे, एक्सपेरिमेंटल। HOC देखो एक बात बताना चाहता हूं, आपके नीट के पॉइंट ऑफ बेसिस पे अपन HOC और HOH पे लंबा चौड़ा लेक्चर दे सकते हैं, बहुत कुछ ऐसे बताने के लिए, और बहुत वैरायटीज के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपके नीट पे ला जाने की जरूरत नहीं है। जरा पेपर उठा लेना पिछले कई सालों का, HOH HOC पे भी क्वेश्चन आया है क्या, समझ में आया नहीं है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जहां डिटेल में जाना होगा अपन खतरनाक डिटेल में जाएंगे। इज इट क्लियर, बना लो। तो लिखो HOC में लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, amount of heat released, amount of heat released during, amount of heat released during complete combustion, underline करना complete combustion of 1 mole of organic compound, complete combustion of 1 mole of organic compound in the presence of, in the presence of excess of oxygen, in the presence of excess of oxygen, in the presence of excess of oxygen, ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है बेटा, फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ में आया, कंप्लीट कंबस्शन के लिए, क्या बोला बेटा,
अच्छा, कंप्लीट कंबस्शन, इसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, आपने नाम सुना होगा बम कैलोरीमीटर। और जो अपन इससे पहले बोला था ना, हीट ऑफ कंबस्शन, लेस हीट ऑफ कंबस्शन, आइसोब्यूटाइलिन का क्या होता है, लेस हीट ऑफ कंबस्शन, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसे हम लोग डिटरमाइन कहां से करते हैं, बम कैलोरीमीटर। आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा बायोमास, जिसका डिटर्मिनेशन किससे करते हैं हम लोग, बम कैलोरीमीटर। समझ में आएगी ना बेटा, ये वही है, उसे हम लोग बताते हैं हीट ऑफ कंबस्शन, भी उसी से डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट कंबस्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ O2, एक्सेस ऑफ O2 होगा तभी क्या होगा बेटा, कंप्लीट कंबस्शन। जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना वो यूज कर लेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो उसे बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्या बोलते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, अरे बोल दो ना, तो बेटा ध्यान सुनना। तो HOC प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ कार्बन। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन होगा कंप्लीट कंबस्शन के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म निकलता है, कंबस्शन क्या है, इसको तो हम लोग वैसे लास्ट में पढ़ेंगे, जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। तो वहां हम लोग कंप्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन या ऑक्सीडेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, HOC प्रोपोर्शनल टू हो गया नंबर ऑफ कार्बन। अरे याद करो HOH, साथ में HOH को भी रिवाइज करते चलते हैं। HOH प्रोपोर्शनल टू क्या था, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। वो एरोमेटिक वाले को हटा दो तो नंबर ऑफ पाई। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम, यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम है देन HOC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, बोलो, स्टेबिलिटी। और वहां पे भी तो यही पढ़ते थे, बोलो, HOH प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या रे, सेम। सिमिलर चल रहा है पैटर्न, याद करने, क्वेश्चन करने में तो दिक्कत नहीं होगी। ये तुम्हारा HOH वाला, इसे अपने आपको समरी बना लेना चाहिए घर पे जाके कॉपी में। याद करने का तरीका, ट्रिक, जुगाड़। HOC में खुद चीख चीख के चिल्ला रहा है, क्या देखना है तेरे को, कार्बन। तेरा ध्यान किधर है, कार्बन देखना है। अगर इधर कार्बन देखना है तो उधर क्या बच गया, पाई बॉन्ड, उसमें क्या देखना है, पाई बॉन्ड। पहले नंबर ऑफ कार्बन, अगर कार्बन सेम है तो यहां पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। यहां तो कोई डाउट कि नहीं है, डाउट। चलो साहब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 बताना बेटा, ये 6 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये आपके सामने 4 कार्बन और ये आपके सामने 3 कार्बन। बताओ, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। जवाब आ गया कि नहीं आ गया, 6 कार्बन, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। तो क्या आंसर आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बोलो। इस कंपाउंड का HOC क्या होगा, सबसे ज्यादा। यहां तो कोई डाउट कि नहीं, डाउट। बाकी तुमसे और भी क्वेश्चंस बनते हैं, पर कार्बन HOC, पर समथिंग करके, उस पर हमें डिस्कस नहीं करना। चलो साहब नंबर 2, चलो इसका भी करिए कंप्लीट। चलो लिखो तुम लोग इसको, हम इधर बना देते हैं। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। बताओ बेटा, कार्बन इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, 2। इतना तो समझ में आ गया, 3 कार्बन वाले का 2 कार्बन वाले से ज्यादा होगा HOC, और 4 वाले का 3 वाले से ज्यादा होगा। अब दोनों 4 आगे कि नहीं आगे। नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा तो क्या देखना पड़ेगा हमें, स्टेबिलिटी। अगर इनकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की,
तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी बेटा? बी इज मोर देन ए होगा कि नहीं होगा? तो HOC ज़्यादा किसका होगा? ए का मोर देन बी हो गया। तो ऑर्डर क्या बन गया बेटा बताओ? A B C D बना कि नहीं बना बेटा? 2 कौड़ी का, कितने कौड़ी का? 2 कौड़ी। लिख लिया? ब्रैकेट में लिखना, बेस्ड ऑन HOH। इसके न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं बेटा, इधर ध्यान सुनना। इसके न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे, किस में आएंगे बेटा? फिजिकल में आएंगे। और बेस्ड ऑन क्या है? HOH। HOH का डेटा दिया रहेगा और उस डेटा पर बेस्ड हमें किसको कैलकुलेट करना होगा? रेजोनेंस एनर्जी। तो हम न्यूमेरिकल भले नहीं कराएंगे, लेकिन हम आपको जरूर बता देंगे कि कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। ठीक है बेटा? तो पहले लिखो, इसमें एक लाइन लिखो, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन more stable resonating structure, the energy difference between more stable resonating structure and resonance hybrid. The energy difference between more stable resonating structure and resonance hybrid is called as resonance energy. Is called as resonance energy. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने बनाया है, देखो बेटा, ये आपका एनर्जी एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हम आपके सामने बना रहे हैं एनर्जी एक्सिस, देखना बेटा, ये मान लो क्या है? RS1, ये है RS2, ये है RS3 और ये क्या हो गया बेटा? RS4। मानो एक मॉलिक्यूल कितने जेनेटिक स्ट्रक्चर बना दिए मैंने? 4 बना दिए। और ध्यान समझिएगा, यहां पर आपके सामने ये जो बन रहा है, ये जो लास्ट में दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? RH को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? RH को। ये RH को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा? 1 2 3 4 में 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। और आप जानते हो रेजोनेंस हाइब्रिड एक रियल स्ट्रक्चर होता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होता है। और ज्यादा स्टेबल तो सबसे नीचे हमने किसको दिखाया? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन हो गया? RS1। इसके और इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलो, RE, रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस एनर्जी। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। यानी कल मैं अगर बना दूं इसके बीच में ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा? D। मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का एनर्जी गैप। और अगर हम बात करें, चर्चा बाकी के हम अगले क्लास में करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे थ्योरेटिकल HOH। थ्योरेटिकल HOH मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन का भी कितना आया था? 360 थ्योरेटिकल था ना, 1 से 120 तो 3 से 360, लेकिन वैल्यू कुछ और आई थी। समझ में आया नहीं है? थ्योरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH, थ्योरेटिकल HOH माइनस एक्सपेरिमेंटल HOH, और यही जो वैल्यू कहलाती है क्या है? रेजोनेंस एनर्जी। बट इसका कैलकुलेशन आपको कहां बताया जाएगा बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में। बहुत आसान है, बहुत आसान पड़ता भी है, अपन चाहे यहाँ करा सकते हैं, लेकिन टाइम का वेस्टेज है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? बाकी रेजोनेंस एनर्जी को हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे पढ़ने वाले हैं ब्रेड्स रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? और उसके बाद पढ़ेंगे SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ओके, चलो, विश यू ऑल द। उसका छोटे छोटे टॉपिक, बॉन्ड लेंथ हो समथिंग करके आ जाएगा, अभी है। विश यू ऑल द बेस्ट। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए।